Hello, everyone. I hope you guys are fine and doing well. Today, we are going to have a very wonderful class regarding the Socratic method, questioning as the path to truth. तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ना है कि सोक्रेटिक मेथड है क्या और किस तरह सवाल के जरिए हम सच्चाई तक या ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं और ये किसका मेथड है। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका इंट्रो क्या है, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है, इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वजूहात क्या थे, काजिस क्या थे। फिर हमने इसमें ये भी देखना है कि जो हमारे पास इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं, इसी के साथ जो है सोक्रेटिक मेथड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, और इसी के साथ वील बी टॉकिंग अबाउट इट्स एग्जांपल्स, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, रियलिटी में जो है सोक्रेटिक मेथड के एप्लीकेशंस क्या हैं, मॉडर्न डे में इसका रेलेवेंस क्या है। हम थोड़ा सा इसके स्ट्रेंथ्स और क्रिटिसिज्म को भी देखेंगे और आखिर में कंक्लूड करेंगे और कुछ कोटेशंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सोक्रेटिस के। ठीक है, तो सोक्रेटिक मेथड जो है असल में इट इज़ अ मेथड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर व्हेन यू सीक टू रीच द ट्रूथ थ्रू आंसर एंड क्वेश्चन। ठीक है, जब आप सच्चाई तक पहुंचना चाहते हो लेकिन सवाल के जरिए, जवाब के जरिए, तो सोक्रेटिक मेथड जो है, ये जो ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस जो है, सोक्रेटिस जिसको उर्दू में सुकरात बोला जाता है, तो सुकरात का तरीकेकार है सोक्रेटिक मेथड। ठीक है, ये नाम उसी के नाम के ऊपर से ऊपर पे रखा रखा गया है। और ये जो है इट इज़ अ मेथड ऑफ इंक्वायरी। इसमें तफ्तीश होती है, जैसे एक इंटरव्यू होती है। ठीक है, आप सच्चाई तक, किसी शख्स की सच्चाई तक पहुंचते हैं तो आप उससे पूछते रहते हैं। तो इसी तरह जब आप किसी भी चीज़ या कंसेप्ट की सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं, देन यू आस्क क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस। सोक्रेटिस बोलता है कि आप क्वेश्चन करें, सवाल करें, और जब उसमें क्लैरिटी हो तो फिर वो चीज़ सही है, सच है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम जस्टिस की बात करते हैं तो फिर सवाल उठता है कि व्हाट इज जस्टिस। ठीक है, अगर आप जिंदगी की बात करते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज लाइफ। ये दुनिया है तो ये क्यों बनी, तो आप क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई हैज इट बीन क्रिएटेड। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ। तो जब आप इन तमाम सवालों के जवाबात आपको मिले और आपको मुतमईन करे, तो फिर जो है आप कह सकते हैं कि आपने सच्चाई हासिल कर ली है। अगर उसमें एम्बिग्विटी हो तो फिर मतलब ये है कि आप अपनी इंक्वायरी जारी रखें, आप अपने सवालात जारी रखें, आप जो है आपको सच हासिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो सुकरात के मुताबिक अगर आप कोई सच्चाई हासिल करना चाहते हैं तो अपना जहन इस्तेमाल करें। सुकरात जो है वो रैशनलिस्ट था, वो अपनी जहन के इस्तेमाल पर जो है बिलीव रखता था। ठीक है, सो ही बिलीव दैट गेन जेन्युइन नॉलेज कम्स नॉट फ्रॉम पैसिव एक्सेप्टेंस। कि दुनिया में जितना भी इल्म आप हासिल करते हैं सिर्फ एक्सेप्टेंस से नहीं आया, कि आपने हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ईमान लाए तो एक्सेप्ट कर लिया है, हम क्वेश्चन ही नहीं कर रहे अपने अकीदों को, क्योंकि बचपन से हमें जो सिखाया गया है वी हैव एक्सेप्टेड इट एज इट इज, जैसा है बस में हमने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन फिर सुकरात आपको ये बताता है कि जनाब थोड़े कंसेप्ट ऐसे हैं जहां पर आपने क्वेश्चन उठाने हैं। ठीक है, अभी जो है औरतें क्वेश्चन उठाती हैं, फेमिनिस्ट आए हुए हैं, वो जो है अपने लिए हकूक मांग रहे हैं कि जो हक हमें सोसाइटी ने दिए हैं वो सही नहीं है, और सोसाइटी के जो है अकदार, वैल्यूज, नॉर्म, सोच पर सवालात उठाए जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस मेथड फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड एजुकेशन। ठीक है, इसी से आपका तालीम भी बनता है और इसी से आपका क्रिटिकल थिंकिंग भी बनता है, और आप इसको इस्तेमाल करते हैं फिलॉसफी में भी, लॉ में भी, इथिक्स में भी और बहुत सारे डिसिप्लिन में भी। ठीक है, अब सवाल ये है कि बना कहाँ से है ये मेथड, बना कहाँ से है, क्यों बना, वजहात क्या थी। तो जैसे मैंने कहा कि इट इज़ नेम्ड आफ्टर सोक्रेटिस, जो कि एक वेस्टर्न फिलॉसफी की बुनियाद भी रखता है।
ग्रीक फिलोसोफर है। उसने अपनी कोई किताब वगैरह नहीं लिखी, बल्कि वो डायलॉग पर यकीन रखता था, बातचीत पर यकीन रखता था, और एथेनियंस के साथ एक कन्वेंशनल जो विजडम है उसको, और उनके जो कन्वेंशनल विजडम है उसको चैलेंज करता रहता, अपने डायलॉग्स के जरिए लोगों से बहस मुबाहिसे करता था। ये अफलातून का, प्लेटो का उस्ताद भी हैं। तो जो भी अफलातून ने सीखा वो इसी से सीखा, और सुकरात के बारे में जितना भी हम जानते हैं वो प्लेटो के जरिए ही जानते हैं, क्योंकि दी अपोलोजी क्राइटो और दी रिपब्लिक में उसने अपने उस्ताद सुकरात का जिक्र किया हुआ है। ठीक है। आखिर में सुकरात को मारा जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, जहर पिलाकर, इस बुनियाद पर कि आप एथेंस के यूथ, नौजवान को गुमराह कर रहे हैं, उसके माइंड को करप्ट कर रहे हैं, आप उसके अकीदों पर सवाल उठा रहे हैं जो रिवायती अकीदे हैं। ठीक है। लेकिन इसने जो है मौत को कबूल कर लिया, और सच्चाई से जो है मुंह नहीं मोड़ा, क्योंकि सुकरात के नज़दीक जो है ये जिंदगी जिंदगी ही नहीं है जिस पर आप सवाल ना उठाओ, जिसमें आप सच की तलाश ना करो। सो इन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो अगर आप मुझे जिंदगी दे भी, लेकिन उसमें सच्चाई ना हो, मैं कुछ ना बोल सकूं, मैं नौजवानों को अच्छे रास्ते ना दिखा सकूं, तो फिर सुकरात कहता है कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। और फिर इसने ये भी कहा था कि सुकरात गोश्त का कोई टुकड़ा नहीं है जो जहर पिलाकर आप उसको ख़त्म कर दे। सुकरात जो है एक सोच का नाम है, और सोच आप लोग कत्ल नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। और यही वजह है कि 2500 साल गुजर गए, आज भी हम सुकरात को जानते हैं, उसके फ़िलासफ़ी को जानते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में सोक्रेटिक मेथड पढ़ाया जाता है, और इससे फ़ायदे हासिल किए जाते हैं, और जिसने मारा वो ख़त्म हो गए, उनके आइडियाज़ झूठे साबित हो गए। तो सुकरात का ये कहना कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ये भी सच साबित हुआ। और ये भी सच साबित हुआ कि सुकरात जो है किसी गोश्त के टुकड़े का नाम नहीं है कि आप उसको जहर पिलाकर मार दे, बल्कि सुकरात जो है एक सोच का नाम है, और आप सोच को कत्ल नहीं कर सकते। अच्छा, इसी के साथ जो है कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द सोक्रेटिक मेथड क्या है? द टीचर एंड फैसिलिटेटर, चाहे टीचर हो या फैसिलिटेटर, दोनों एक ही टर्म है। वो ओपन एंडेड क्वेश्चन देगा कि व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज वर्च्यू, व्हाट इज ब्यूटी, व्हाट इज गुडनेस, व्हाट इज बैडनेस, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन टीचर देगा। फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इंगेज करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, और अपनी तरफ से आइडियाज देते रहेंगे। और इसी बीच में जो है टीचर उसको बताता रहेगा कि ये सही है, ये गलत है, आपके आइडियाज में ये गैप्स हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि इलिसिटिंग आइडियाज, कि आप अपने आइडियाज को क्या करें, क्वेश्चन के जरिए जो है आइडेंटिफाई करें। जैसे कि द मेथड बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग अ ब्रॉड क्वेश्चन। इसी तरह पार्टिसिपेंट जो है वो फिर अपने अपने आंसर जो है अपने नज़रिए के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक आर्टिकुलेट करेंगे। ठीक है। और ये बात याद रखें कि जो सोक्रेटिक मेथड है, इट इज़ अ डायलॉग, ये एक किस्म का डायलॉग है, कोई डिबेट, कोई लड़ाई नहीं है। इसमें कोई लूजर या विनर का कंसेप्ट नहीं होता, बल्कि कोऑपरेशन होता है कि हम सच्चाई तक किसी तरीके से पहुंच सके। आगे जब मैं मिसाल दूंगा इन तमाम बातों का तो बहुत आसानी से समझ आएगा, अभी सिर्फ वो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सो इट चैलेंजेस अजम्पशंस, कि जितने भी इम्प्लाइड बिलीव्स वगैरह होते हैं, कंट्रोडिक्शंस और इनकंसिस्टेंसीज बातों में होती हैं, वो इन तमाम सारी चीज़ों को क्या करता है, क्वेश्चन करता है। और ये ख़ास तौर पर वकला और जो जज साहिबान हैं अदालतों में इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, कि किसी गवाह के बयानात में जो कंट्रोडिक्शंस पाए जाते हैं या इनकंसिस्टेंसी पाई जाती हैं, फिर उसकी बुनियाद पर सज़ा जजा भी दी जाती हैं, और सच्चाई और झूठ का जो है फैसला भी कर दिया जाता है। एक मिसाल, बड़ा मिसाल आप लोगों को दे देता हूँ, और वो है मुमताज कादरी का केस। जब अदालत के सामने पेश हुआ और उसने कहा कि मैंने सलमान तासीर को कत्ल किया, इस बुनियाद पर कत्ल किया कि मैं आशिक रसूल हूँ और उसने गुस्ताखी की थी, तो लिहाजा
मैंने उसको कत्ल कर लिया। तो अब इसकी बात में कंट्रोडिक्शंस और इनकंसिस्टेंसीज थी, एक किस्म का झूठ था जो कि जज साहब ने पकड़ा, और जज ने कहा कि जनाब आप जो कह रहे हैं आप इसको साबित भी कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई पैमाना, मेजरमेंट का जो तरीकेकार है, कोई पैमाना है ही नहीं कि हम आपके अकीदों के ऊपर आपके बयानात को तोल सकें, आपके स्टेटमेंट्स को सच साबित कर सकें। अगर आपके पास कोई तरीकेकार है तो आप हमें बता दें। फिर उसके पास अपने बात को प्रूफ करने के लिए कोई तरीका नहीं था। अब हमारे पास तो इल्म गैब है ही नहीं, जज ने कहा। हम आपके दिल से ये या जहन की बातों को कैसे जान सकते हैं कि आपने सलमान तासीर को अकीदे की बुनियाद पर कत्ल किया? ये तो आपका गुस्सा भी हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा आपकी बात में कंट्रोडिक्शंस हैं, इनकंसिस्टेंसीज हैं, ये सच नहीं हो सकता। लिहाजा आप झूठ बोल रहे हैं। लिहाजा हमें सच्चाई तक पहुंचने के लिए आपको सजा देनी है, क्योंकि जो सच के मयार है उस पर आप पूरा नहीं उतर रहे। और फिर जज ने उसको फांसी की सजा सुना दी। ठीक है। तो इम्प्लिसिट बिलीफ्स को अनकवर करने के लिए भी जो है ये इस्तेमाल होता है, जैसे इस केस में जज ने किया, कि हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि किसी शख्स का अकीदा जो है वो हम जान सके। इसी के साथ रीचिंग क्लैरिटीज, बिल्कुल क्लैरिटी के तक पहुंचने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। कैसे आके चलकर मिसाल भी दे देता हूं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर फिर हमारे पास ये है कि आप इनिशियली एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि व्हाट इज जस्टिस, फिर उसकी क्लैरिफिकेशन वगैरह पार्टिसिपेंट्स दे रहे होते हैं। एक स्टूडेंट एक डिफिनीशन देता है, दूसरा दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथा चौथा, तो इसी तरह ये क्वेश्चंस या एक्सप्लेनेशंस या डिफिनीशंस जस्टिस के दे रहे होते हैं। फिर उसी के बुनियाद पर जो टीचर हैं, फैसिलिटेटर हैं, वो तमाम कंट्रोडिक्शन और फ्लॉज को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। ठीक है। और इसी तरह पार्टिसिपेंट्स अपने अपने नजरियात को रिवाइज कर रहे होते हैं, फ्लॉज को ख़त्म कर रहे होते हैं, और एक रिफाइन चीज़ लेकर आते हैं, और फिर जो है एक ख़ास सच तक पहुंच जाते हैं, या एक फिक्स या एक रिफाइंड फॉर्म में जो जस्टिस की डिफिनीशन है उस तक पहुंच जाते हैं। मैं आप लोगों को एक आसान मिसाल दे देता हूं। क्वेश्चनर है, टीचर है, फैसिलिटेटर है, उसने एक सवाल किया, ठीक है, कि व्हाट इज अ स्क्वायर, कि एक स्क्वायर क्या है। तो स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट या इंटरलोक्यूटर ने जवाब दिया, ठीक है, कि मुझे तो पता ही नहीं है। फिर इन लोगों ने एक हाइपोथेसिस क्रिएट की कि अ स्क्वायर इज अ शेप विथ फोर साइड्स, कि वो शेप जिसके चार हिस्से हैं तो वो फिर स्क्वायर बन जाता है। फोर साइड्स शेप जो है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो फिर फैसिलिटेटर पूछता है, क्वेश्चनर इंक्विजिटर पूछता है कि जनाब, डोर को अगर हम देख लें, एक दरवाजे को देख लें, इसके भी तो चार साइड्स हैं, तो क्या ये स्क्वायर हैं? तो फिर रिस्पांस आता है कि नहीं, ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के भी जो है चार साइड्स होते हैं। तो लिहाजा जो फर्स्ट डिफिनीशन है वो पूरा जो है ठीक नहीं है। तो नया डिफिनीशन हम ये दे देते हैं कि अ स्क्वायर इज अ शेप विद इक्वल फोर साइड्स। ठीक है, कि इसके तमाम साइड्स जो है वो इक्वल हो, हैविंग फोर साइड्स विच आर इक्वल इन शेप आर साइज। ठीक है। तो अब जो है ये जो लास्ट डिफिनीशन है कि स्क्वायर एक ऐसा शेप है जिसके चार साइड्स हैं, और ये चारों के चार साइड्स जो है वो एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है। तो इससे फिर एक रिफाइंड फॉर्म में डिफिनीशन मिल जाता है। ठीक। तो ये मॉडर्न सॉक्रेटिक मेथड का एक मिसाल मैंने दिया। ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स में आपको सही डिफिनीशन मिल जाता है, जैसे कि स्क्वायर की जब हम इस पर रिप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर यह है कि आप उसको ढूंढते रहते हैं और उसको रिफाइन करते रहते हैं, जैसे कि व्हाट इज ब्यूटी, व्हाट इज वर्चू, व्हाट इज मोरालिटी, व्हाट इज जस्टिस। ये ऐसे सवालात हैं जिसके जवाबात आपको मिल रहे होते हैं हजारों सालों से, और आप इसको रिफाइन करते
रहते हैं, और ये फिर सब्जेक्टिविटी भी बन जाते हैं। किसी के लिए जस्टिस क्या है, किसी के लिए क्या है, किसी के लिए क्या है। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सोक्रेटिक मेथड इन एक्शन, अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें, तो एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज वर्चू। आप इंक्वायरी कर रहे होते हैं कि वर्चू क्या है। आप ये अगर जवाब मिल जाता है कि वर्चू जो है इज द सेम एज नॉलेज, तो फिर सवाल ये भी बनता है कि समवन पोजेस नॉलेज एंड स्टिल एक्ट इमोरली। एक शख्स है, आलिम है, उसके पास इल्म भी है और वो हर एक चीज को जानता भी है, लेकिन क्या ऐसा शख्स जो है इमोरली गलत काम कर सकता है? तो अगर कर सकता है तो फिर नॉलेज और वर्चू जो है एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ठीक है। तो फिर क्लासरूम डिस्कशंस उसमें होती हैं और वो अपने एक कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं स्टूडेंट्स। लीगल रीजनिंग जो है, जैसे मैंने कहा कि ये सारे चीज़ें जो है लॉयर्स और जज वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके लिए मैंने मुमताज़ कादरी की मिसाल आप लोगों को दे दी। आज के दौर में सोक्रेटिक मेथड को देखा जाए तो ये भी बड़ा अहम है कि इसको एजुकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, एक्टिव लर्निंग, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करने के लिए। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन साथ में आप लोगों को इंसाइट भी कर रहा हूँ दैट यू शुड यूज माइंड एंड you should ask questions regarding different concepts that you have not understood so far। कि आप लोगों ने अभी तक जो कंसेप्ट नहीं समझे हुए हैं उस पर क्वेश्चंस करें, एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करें और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में हिस्सा ले लें। इसी के साथ जो है ये हम सोक्रेटिक सेमिनार्स कभी कभार अरेंज कर रहे होते हैं और उसमें सर्कल में ये स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स बैठ जाते हैं और वो एक चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं ताकि वो सच्चाई तक पहुंच जाए या सही चीज़ तक पहुंच जाए। ख़ास तौर पर फिलॉसफी हो गया, लॉ हो गया, इथिक्स हो गया, बाकी चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इसका इस्तेमाल बड़ा होता है। सो द मैथड इज एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन पॉलिटिक्स, साइंस एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है बहुत ही ज़्यादा। इथिकल इंक्वायरी की बात हम करें, ठीक है, इथिकल इंक्वायरी, तो इट फैसिलिटेट्स डिस्कशंस अबाउट मोरालिटी, जस्टिस, इथिकल डायलेमास। ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट भी किया था फेसबुक पर कि क्या ह्यूमन इनहेरेंटली बैड है या गुड है। ठीक है। तो अब हम इसको डिग आउट करते हैं, फिगर आउट करते हैं कि क्या ह्यूमन जो है वो पैदाइशी तौर पर अच्छे पाक साफ पैदा होते हैं या जो है बेड नेचर के साथ होते हैं और फिर सोसाइटी उसको कानून के जरिए, पुलिस के जरिए उसको ठीक बनाती है, एजुकेशन के जरिए, रिलीजन के जरिए। ठीक है। या जो है ये बच्चा जो है बिल्कुल न्यूट्रल पैदा होता है और फिर सोसाइटी उसको अच्छा या बुरा बनाती है। अगर अच्छी सोसाइटी है तो ये बच्चा अच्छा होगा, बुरी सोसाइटी है तो बुरा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जब हम करते हैं और डिस्कशंस में इन्वॉल्व होते हैं और फिर उसका आंसर हम निकाल रहे होते हैं, तो ये भी जो है सोक्रेटिक मेथड है। लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए भी बड़ा अहम है। बाय क्वेश्चनिंग अजम्पशन लीडर्स कैन बेटर अंडरस्टैंड चैलेंजेस एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। जब लीडर से क्वेश्चंस किए जाते हैं, सवालात किए जाते हैं और फिर उन सवालों का जवाब जो है वो ढूंढता रहता है, लीडर से मुराद आपका अपना टीचर भी होता है, कि जब आप उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो फिर वो जो है जाकर पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, तो वो टीचर भी जो है इस मेथड से बहुत कुछ सीख रहा होता है अपने पार्टिसिपेंट से, स्टूडेंट से, तलबा से। अच्छा, इस मेथड के स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या है? तो स्ट्रेंथ्स तो एक ये है कि ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रमोट कर रहा होता है, इट इनकरेजेस फ्री इंडिपेंडेंट थिंकिंग, और ये आपको कह रहा है कि बस आप इंडिविजुअल हैं, खुदा ने आपको जहन दिया हुआ है, देन यूज इट, तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें। इसी के साथ जो है इट इनकरेजेस डीप अंडरस्टैंडिंग, इट मूव्स बियॉन्ड सुपरफिशियल नॉलेज टू एक्सप्लोर अंडरलाइंग ट्रूथ्स, कि आप सरफेस रियलिटीज को छोड़ दे के दुनिया क्या कह रही है, आपका मुआशरा क्या कह रहा है, आपका रिलीजन क्या कह रहा है, ठीक है, आप इससे जो है बढ़कर हैं, थोड़ा सा इस रियलिटी से बाहर निकलें और गहरी सोच रखें,
और सच्चाई तक पहुंचे। यूनिवर्सल एप्लीकेशन की बात की जब हम करते हैं, तो इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन भी है कि इसको जो है आप मैनेजमेंट साइंस में यूज़ कर सकते हैं, साइंस में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप टीचिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉ में इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, लीडर्स इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसका जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है इस मेथड का, वो आज तक कायम है। टाइम कंज्यूमिंग, इस पर क्रिटिसिज्म, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है। इतना टाइम किसके पास होगा कि आप एक टीचर को बोले कि आप क्लास जाएं और आप स्टूडेंट से सवालात करें और फिर उसका जवाब ढूंढें और फिर एक जो है लर्निंग प्रोसेस डेवलप करें। तो इतना टाइम टीचर के पास भी नहीं होता, 40-50 मिनट होते हैं, तो वो तो जाकर 20-25 मिनट टीचिंग करके फिर नोट्स देकर और वो ख़त्म कर देता है कि बस क्लास ख़त्म हो गई। ठीक है। सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कुछ सवालों के जवाब आपको 100 सालों तक नहीं मिलते, कुछ हज़ारों सालों तक नहीं मिलते। ठीक है। इंटिमिडेटिंग, पार्टिसिपेंट्स में ये है कि वो अनकम्फर्टेबल फील करता है। अगर मैं बतौर टीचर आप लोगों से क्वेश्चंस करना शुरू कर दूं हर टाइम और फिर आपको उसी क्वेश्चन में गलत साबित करता रहूं, तो स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो फील कर रहे होते हैं कि ये तो हमारी बेइज्जती हो गई। ठीक है, क्योंकि टीचर ने हमें डांटा या हमें गलत साबित कर दिया, हमारी सोच को गलत, या दूसरे स्टूडेंट्स मुझ पर हंसने लगे वगैरह वगैरह। तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, ह्यूमिलिएशन भी एक शख्स की हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ये ह्यूमिलिएशन नहीं है, बल्कि ये तो सवाल है, ये उस शख्स की ज़ात की ह्यूमिलिएशन नहीं है, बल्कि आइडिया जो चीज़ है उसको सही करने का एक तरीका है। कुछ इसको इनकरेज कर रहे होते हैं, पोटेंशियल फॉर मिसयूज, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। ठीक है। तो इसके लिए जो है बड़े स्किल्ड फैसिलिटेटर की ज़रूरत होती है या टीचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, हर कोई सवाल भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये सोक्रेटिक मेथड है। और थोड़ा सा आप लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे दूं, 1-2 मिनट में फिर लेक्चर ख़त्म करते हैं। और वो ये है कि सुकरात ने क्यों क्वेश्चंस किए, वजह क्या थी, और फिर सुकरात को कत्ल क्यों किया गया। तो ये चूंकि जैसे मैंने कहा कि ये तो ग्रीक से था, एथेनियन था, तो और बड़ा ही जो है एक किस्म का इंटेलिजेंट इंसान था, तेज इंसान था। तो एक दिन इसका दोस्त एक मजहबी जगह थी उसका, ठीक है, तो टेम्पल जिसको हम कहते हैं, गया और वहां पर सवाल किया कि क्या सुकरात से भी कोई ज्यादा होशियार इंसान है दुनिया में। ठीक है, या हमारे मुल्क में, इस इलाके में। तो उस वक़्त ओरेकल ऑफ डेल्फी जो थी, जो प्रीस्टिस थी, उसने जवाब दिया, नो, सुकरात, न, नो अदर मैन इज वाइजर देन सुकरात इन एथेंस। कि एथेंस में सुकरात से कोई बड़ा अक्लमंद इंसान है ही नहीं। सुकरात को ये बात पता चली कि जनाब ये तो एक ऐसे शख्स ने मेरे खिलाफ इतना बड़ा बयान दे दिया जिसको सब सच मानते हैं, लिहाजा मैं इसको प्रूव करूंगा कि वाकई में इस ग्रीक या पूरे ग्रीस या एथेंस का अक्लमंद इंसान हूँ। तो फिर जितने भी अक्लमंद इंसान थे ये उनके साथ बैठकर जो है डायलॉग करने लगा और उनसे सवालात करना शुरू कर दिए। और उसमें पॉलिटिशियंस भी थे, टीचर्स भी थे, और उसमें पोएट्स भी थे, उसमें जो है ये इनके उस वक़्त के जो उलमा वगैरह थे दीनी मज़ाहिब के, उनके भी थे। और ये लोगों को चैलेंज करदा ऑन द रोड्स, एवेन्यूज, जो चौक वगैरह होते हैं, ताकि लोग इससे भाग भी ना जाएं डर की वजह से। क्योंकि वो शर्मिंदगी से भी डरते थे कि अगर सुकरात के साथ डायलॉग में, बहस में हम इंगेज ना करें तो फिर लोग हमको झूठा समझेंगे। तो सूडू इंटेलेक्चुअल जो थे, या वो लोग जिसको खुद को जो है इसने एक इमेज बनाया हुआ था कि हाँ हम वाइज लोग हैं, हम विजडम रखते हैं, जो असल में नहीं रखते थे, उसको जो है सुकरात क्या करता, अपने क्वेश्चनिंग के जरिए एक्सपोज करता। ठीक है। सुकरात का मतलब सिर्फ ये था कि मैं खुद देखूं कि हाँ वाकई में मैं जो हूँ काबिल हूँ या नहीं हूँ।
लेकिन लोग ये समझने लगे इसके खिलाफ जो है, जाहिर बात है जब आप अक्लमंद बन जाते हैं तो आपके दोस्त भी बढ़ जाते हैं लेकिन साथ में दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। तो इसके दुश्मन भी बढ़ गए और इस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये तो ही इज करप्टिंग द यूथ, कि वो तो यूथ को करप्ट कर रहा है, तो लिहाज उसको सजा दी जाए। इस पर केस चलाया गया। ठीक है। और जब केस चलाया गया तो फिर सुकरात को बुलाया और कहा कि आप अपनी सफाई में क्या कहते हैं, आप रिलीजन को बुरा भला कह रहे हैं, आप नौजवानों के जो कन्वेंशनल बिलीव्स हैं, ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं, उसको क्वेश्चन करना सिखा रहे हैं, उसको सवाल करना सिखा रहे हैं, तो आप इम्प्योरिटी पे ला रहे हैं, आप लोगों को गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। और आप पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि आप जो हमारे खुदा है, गॉड्स हैं, उसके खिलाफ भी जा रहे हैं, तो अपने अकीदे का भी बताएं कि आपका अकीदा है क्या। तो फिर सुकरात ने अपने डिफेंस में कहा कि जनाब एक तो ये है कि मैं इनको खराब नहीं बल्कि मैं उनको सच के रास्ते पर ला रहा हूँ, जिसको आप गलत समझ रहे हैं वो असल में सच्चाई का रास्ता है। और जहां तक मेरी बात रही कि मैं किस खुदा को मानता हूं, तो वो कहता है कि मैं खुदा की खुदाइयत से इनकारी नहीं हूं, बल्कि मैं एक इनर वॉइस जो हर एक इंसान के अंदर एक आवाज होती है उसको मानता हूं। तो जब उसने ये बात कही तो खुदाइयत से तो इनकार इसको नहीं था, लेकिन सब ने ये समझा क्योंकि ये कोई नया खुदा का कंसेप्ट हमारे सामने पेश कर रहा है जो कि हमारे खुदाओं के बिल्कुल अगेंस्ट है। एनी हाउ इसको फिर जो है इस बात पर सजा दी गई कि जनाब हम आपको सजा देंगे और आप मुजरिम हैं। फिर कहा कि अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, एग्जाइल जो है इख्तियार कर ले, जलावतनी इख्तियार कर लें, या सज़ा के लिए तैयार हो जाएं। तो फिर उसने कहा कि मैं एग्जाइल इख्तियार नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और उनको मैंने हमेशा सच का रास्ता जो है उसकी तबलीग की है। तो अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, सच छोड़ देता हूँ, तो फिर जो है मेरे स्टूडेंट्स भी सच के पीछे भागना छोड़ देंगे। तो लिहाजा द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अगर आप सच्चाई पर चल ही नहीं सकते तो फिर जो है आपकी ज़िंदगी जो है वो रहने के काबिल ही नहीं है। तो मैं खुशी खुशी मरना चाहूँगा। तो फिर उससे पूछा गया कि जनाब आप कैसे मरना पसंद करेंगे। तो इसने कहा कि जनाब मुझे उम्र कैद दे दे और बस पेट भर कर फ्री खाने खिलाते रहे, मजाक में उसने कहा हंसकर। तो फिर जज साहब ने कहा कि चलो मैं आपको एक अच्छी सजा दे देता हूँ गुस्से में। और फिर कहा कि इसको हिमलॉक जहर का प्याला देकर पिलाया जाए और इसको कत्ल कर दिया जाए, ये इसकी सजा है। और फिर इसने वो खुशी खुशी पी लिया। और कत्ल जो है आ, हम इसको क्या कहें, जुल्म कह ले। ठीक है। जिस पर फिर प्लेटो अफलातून इसका जो स्टूडेंट था वो भी बड़ा जो है उदास हुआ था और कहा कि इंसाफ जो है, जस्टिस, ये सब नहीं हुआ। और फिर उसने अपनी फिलॉसफी में जस्टिस की भी की कि जस्टिस है क्या चीज़। एनी हाउ ये इसकी कहानी थी। और इसकी जो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इसने प्रूफ किया कि हाँ मैं अक्लमंद हूँ और बाकी अक्लमंद नहीं है। लेकिन अक्लमंदी को साबित करने के लिए इसने कहा था कि मैं क्यों अक्लमंद हूँ, आई नो दैट आई नो नथिंग, कि मैं अपनी जहालत से, इग्नोरेंस से एटलीस्ट वाकिफ हूँ और बाकी लोग अपनी जहालत से भी वाकिफ नहीं है, लिहाजा वो अक्लमंद नहीं है और मैं अक्लमंद हूँ। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, टाइम भी ख़त्म हो गया है। ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसको दोबारा लिंक बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर डिस्कशन में आना चाहते हैं तो मेरे साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। मुझे ग्रुप में फ़ौरन जो है जवाब दे दें ताकि फिर मैं दोबारा जूम का जो है लिंक क्रिएट करके आप लोगों को ले लूँ, लाइव डिस्कशन कर लेते हैं इस टॉपिक पर।